अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू नर्सिंग मास्टर विद साहिल। आज का टॉपिक है कार्डियक मेडिकेशंस और बिलीव मी ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये आपकी क्लिनिकल पावर बनने वाली है। इस वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट कार्डियक ड्रग्स करवाऊंगा, उनके इंडिकेशंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट्स और सबसे इंपॉर्टेंट इजी ट्रिक्स जो आपको याद रखने में हेल्प करेगी एग्जाम और वाइवा दोनों में। वीडियो थोड़ी डिटेल्ड होगी लेकिन ट्रस्ट मी, एंड तक रहोगे तो आज आपको फील होगा कि हाँ कुछ सॉलिड सीखा है। चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, सिंपल और पावरफुल वे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये वो ड्रग्स है जो हार्ट की पंपिंग पावर बढ़ा देते हैं। मतलब हार्ट जब कंट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा फोर्स से करेगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट। अब इसका फायदा क्या है? कार्डियक आउटपुट इंप्रूव होता है, स्पेशली हार्ट फेलियर पेशेंट्स में जहां हार्ट वीक हो जाता है। एक लाइन में याद रखना है तो ट्रिक सुन लो, ग्लाइकोसाइड्स गिव पावर टू हार्ट। बस ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आगे सब इजी लगने वाला है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट ड्रग्स की। सबसे पहला और मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग है डाइगोक्सिन। एग्जाम का फेवरेट भी है, क्लिनिकल का हीरो भी। दूसरा है डिजिटॉक्सिन। ये भी सेम ग्रुप का है लेकिन कंपैरेटिवली कम यूज होता है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये ड्रग्स आती कहाँ से है? डिजिटेलिस प्लांट से, जिसको बोलते हैं फॉक्सग्लो प्लांट। इजी ट्रिक याद रखना, डिजिटेलिस डिगॉक्सिन, हार्ट को डिजिटल पावर। बस नाम क्लियर हो गया तो आगे मैकेनिज्म और यूज समझना और इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं इन ड्रग्स के इंडिकेशंस की। सबसे इंपॉर्टेंट, हार्ट फेलियर, स्पेशली सिस्टोलिक हार्ट फेलियर जहां हार्ट की पंपिंग वीक होती है, यहाँ डाइगोक्सिन पावर बूस्ट देता है। नेक्स्ट, एट्रियल फिब्रिलेशन, यहाँ इसका मेन रोल है वेंट्रिकुलर रेट कंट्रोल, मतलब फास्ट इरेगुलर हार्ट को कंट्रोल में लाना। उसके बाद एट्रियल फ्लटर, सिमिलर कंसेप्ट, रेट कंट्रोल के लिए यूज होता है। लास्टली कार्डियोमेगेली, यहाँ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है। क्विक ट्रिक याद रखना, हार्ट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन, फ्लटर, बिग हार्ट, डिगॉक्सिन का यूज। बस ये चार याद हो गए तो इंडिकेशन कभी नहीं भूलोगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और इसको सिंपल स्टोरी की तरह समझो। सबसे पहले डिगॉक्सिन क्या करता है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट करता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? सेल के अंदर सोडियम बढ़ जाता है। अब ट्विस्ट यहाँ आता है, सोडियम बढ़ने से कैल्शियम भी इंक्रीज हो जाता है। कैल्शियम बढ़ा मतलब हार्ट मसल ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्ट करेगा। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट। अब दूसरा इफेक्ट, वेगल टोन इंक्रीज करता है, जिससे एवी नोड स्लो होता है और हार्ट रेट कम हो जाता है। फाइनल पिक्चर समझो, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन, स्लो हार्ट रेट, बेटर कार्डिक आउटपुट। क्विक ट्रिक के लिए ब्लॉक पंप, सोडियम इंक्रीज, पोटेशियम इंक्रीज, यानी कि स्ट्रॉन्ग हार्ट। अब आते हैं साइड इफेक्ट्स पर, और ये पार्ट इग्नोर मत करना, एग्जाम में भी और क्लिनिकल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे डेंजरस एरिथमियाज, ये डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी का सबसे बड़ा साइन है। नेक्स्ट, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट स्लो हो जाता है। उसके बाद नोजिया, वॉमिटिंग और लॉस ऑफ एपेटाइट। एक क्लासिक साइन, विजुअल डिस्टरबेंस, पेशेंट को येलो और ग्रीन विजन या ब्लर्ड विजन दिखता है। लास्ट, फटीग और डिजीनेस, पेशेंट वीक फील करता है। क्विक ट्रिक याद रखना, ABNVF, एरिथमिया, ब्रेडिकार्डिया, नोजिया, विजन, फटीग। बस ये पांच याद हो गए, टॉक्सिसिटी कभी नहीं भूलोगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर नर्सेज, यानी कि नर्सिंग रोल क्या है। सबसे पहला स्टेप, एपिकल पल्स, 1 मिनट चेक करो बिफोर गिविंग डिगॉक्सिन। अगर पल्स 60 से कम हो, एडल्ट ड्रग, तब ड्रग को होल्ड करना है। नेक्स्ट, ECG मॉनिटर करो, एरिथमियाज डिटेक्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट है। सीरम डिगॉक्सिन लेवल चेक करो, थेरेप्यूटिक रेंज में होना चाहिए। पोटेशियम लेवल भी मॉनिटर करो। याद रखो, लो पोटेशियम, उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है। पेशेंट में साइंस ऑब्जर्व करो, नोजिया, विजन चेंज, ब्रेडिकार्डिया। लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट एजुकेट करो, डोज रेगुलरली, ओवरडोज ना करें और सिम्टम्स अर्ली रिपोर्ट करें। फाइनली, एक सिंपल ट्रिक जो एग्जाम में भी काम आएगी और क्लिनिकल में भी, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स याद रखने का इजीएस्ट वे, डिग स्ट्रॉन्ग हार्ट, DIG से याद रखो डिगॉक्सिन। अब इसका मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन, स्लो हार्ट रेट। अब सबसे पहले बात करते हैं एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स वो ड्रग्स होती है जो ब्लड ब्लड क्लॉट को बनने से रोकती है, या फिर जो क्लॉट ऑलरेडी बना हुआ है उसको बड़ा होने से रोक देती है। और ये सब काम कैसे होता है? नॉर्मल क्लॉटिंग प्रोसेस को इंटरफेयर करके। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंटीकोगुलेंट ड्रग्स। हिपेरिन, वारफेरिन, डेबिगेट्रन, रिवारोक्सिबेन, एपेक्सिबेन, ये सब ड्रग्स यूज होती है ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए या और एग्जिस्टिंग क्लॉट को बड़ा होने से रोकने के लिए। इनमें से कुछ ड्रग्स हॉस्पिटल सेटिंग में यूज होते हैं जैसे हिपेरिन, और कुछ लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए यूज होते हैं जैसे वारफेरिन और न्यूअर ड्रग्स। अब देखते हैं एंटीकोगुलेंट्स किन कंडीशंस में यूज होते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जब वेन्स में क्लॉट बन जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जब क्लॉट लंग्स तक पहुंच जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन, इसमें इरेगुलर हार्ट बीट की वजह से क्लॉट का रिस्क बढ़ जाता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक, आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व्स, यहाँ क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क ज्यादा होता है। और स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए स्पेशली हाई रिस्क पेशेंट्स में। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंटीकोगुलेंट्स काम कैसे करते हैं। ये क्लॉटिंग प्रोसेस को इंटरफेयर करते हैं। सबसे पहले क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट करते हैं यानी ब्लड क्लॉटिंग कास्केड को स्लो या ब्लॉक कर देते हैं। हिपेरिन का एक्शन, हिपेरिन एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करता है जो आगे थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है। वारफेरिन का एक्शन होता है, वारफेरिन विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी 2, 7, 9, 10 को ब्लॉक करता है। डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स डेबिगेट्रन थ्रोम्बिन फैक्टर 2A को इनहिबिट करता है। रिवारोक्सिबेन और एपेक्सिबेन फैक्टर 10A को इनहिबिट करते हैं। फाइनल इफेक्ट क्या होता है, फाइब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन प्रिवेंट हो जाता है। अब बात करते हैं एंटीकोगुलेंट्स के साइड इफेक्ट्स की। सबसे कॉमन होता है ब्लीडिंग, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजी ब्रूजिंग या हेमेटोमा यानी छोटी सी इंजरी में भी निशान पड़ जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग मतलब स्टोमक या इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये स्पेशली हिपेरिन के साथ देखा जाता है। और ड्रग इंटरेक्शंस, ये स्पेशली वारफेरिन के साथ इंपॉर्टेंट है। अब एंटीकोगुलेंट्स को याद रखने के लिए ट्रिक है। ही वाज डूइंग रैपिड एक्शन प्रिवेंशन। ही हिपेरिन, डब्ल्यू वारफेरिन, डी डेबिगेट्रन, आर रिवारोक्सिबेन, ए एपेक्सिबेन। अब हम बात करेंगे एंटीप्लेटलेट्स की। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स वो मेडिसिन होती है जो प्लेटलेट्स को चिपकने से रोक देती है यानी क्लॉट बनने नहीं देती। नॉर्मली डैमेज होने पर प्लेटलेट्स क्लम्प करके क्लॉट बनाते हैं, लेकिन ये ड्रग्स इस प्रोसेस को प्रिवेंट करती है। सिंपल, क्लॉट कम, ब्लड फ्लो स्मूथ। अब देखते हैं एंटीप्लेटलेट ड्रग्स की एग्जांपल्स। एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, टिकाग्रिलोर, प्रेसुग्रिल और डाइपाइरिडामोल, ये सब ड्रग्स प्लेटलेट्स को क्लम्प होने से रोकती है। सिंपल याद रखो, ये ड्रग्स क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है। अब बात करते हैं इन ड्रग्स के यूजेस यानी इंडिकेशंस। सबसे पहला मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब हार्ट अटैक, दूसरा स्ट्रोक प्रिवेंशन, तीसरा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, चौथा स्टेंट लगाने के बाद क्लॉट फॉर्मेशन रोकने के लिए, और लास्ट पेरिफेरल आर्टरी डिजीज यानी पीएडी। सिंपल याद रखो, जहां क्लॉट का रिस्क हो वहां ये ड्रग्स यूज होती है। अब समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकती है यानी प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है। इंजरी साइट पर प्लेटलेट क्लैंपिंग ब्लॉक हो जाता है। एस्पिरिन कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है जिससे थ्रोम्बोक्सिन A2 कम बनता है और प्लेटलेट एक्टिवेशन रिड्यूस होती है। क्लोपिडोग्रिल और प्रोसिग्रिल ADP रिसेप्टर्स यानी P2Y12 को ब्लॉक करते हैं। टिकोग्रिलोल भी ADP रिसेप्टर्स को इनहिबिट करता है लेकिन रिवर्सिबली। फाइनल इफेक्ट, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन रुकता है और क्लॉट फॉर्मेशन कम हो जाता है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है ब्लीडिंग, क्योंकि ड्रग्स क्लॉट बनाने को रोकते हैं। पेशेंट में इजी ब्रूजिंग, गैस्ट्रो जीआई इरिटेशन, साथ ही नोजिया और वोमिटिंग भी हो सकता है, और कुछ केसेस में नोज ब्लीड यानी कि एपिस्टैक्सिस भी हो सकता है। अब देखते हैं नर्स का रोल। सबसे पहले ब्लीडिंग के साइंस को क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी है। वाइटल साइंस को रेगुलरली चेक करना, करेक्ट डोज और राइट टाइम पर ड्रग एडमिनिस्टर करनी, पेशेंट को इंजरी से बचाना, ब्रूजिंग या नोज ब्लीड जैसे साइन ऑब्जर्व करते रहना, पेशेंट को ड्रग कंप्लायंस के लिए एजुकेट करना भी जरूरी है, और ध्यान रहे इन ड्रग्स को दूसरे ब्लीडिंग रिस्क ड्रग्स के साथ अवॉइड करना चाहिए। अब एक इजी ट्रिक याद रख लो, एक्यूट टाइगर प्लेज। ए से एस्पिरिन, सी से क्लोपिडोग्रिल, डी से टिकाग्रिलोर,
पी से प्रोसिग्रिल। इस सिंपल ट्रिक से आप सारे इंपॉर्टेंट एंटीप्लेटलेट ड्रग्स इजीली याद रख सकते हो। अब बात करते हैं एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर की। एआरबीज वो ड्रग्स होते हैं जो एंजियोटेंसिन 2 के एक्शन को एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर्स पर ब्लॉक करती है। इससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती है, यानी वेसोडाइलेशन होता है, और रिजल्ट में ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब देखते हैं एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के इंपॉर्टेंट ड्रग्स। लोसार्टन, वालसार्टन, टेल्बिसार्टन, ओमलिसार्टन और इर्बिसार्टन। इजी एक इजी ट्रिक याद रखने के लिए सब ड्रग्स सार्टन से एंड होते हैं, इसलिए एग्जाम में अगर सार्टन दिखे समझ जाओ एआरबीज ड्रग है। बात करते हैं एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स की इंडिकेशंस की। सबसे पहला हाइपरटेंशन, दूसरा हार्ट फेलियर, तीसरा डायबिटिक न्यूरोपैथी, चौथा क्रोनिक किडनी डिजीज और लास्ट पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। सिंपल याद रखना, बीपी कंट्रोल, हार्ट प्रोटेक्शन और किडनी प्रोटेक्शन। अब समझते हैं एआरबीज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये ड्रग्स रास सिस्टम पर काम करती है। रास मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, स्पेशली एटी रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। इससे क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 का इफेक्ट रुक जाता है। रिजल्ट क्या मिलता है, वेसोडाइलेशन, यानी ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। साथ ही एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन कम होता है, जिससे सोडियम और वाटर रिटेंशन भी कम हो जाता है। इसका एक और बेनिफिट, हार्ट का वर्कलोड कम हो जाता है, यानी हार्ट पर स्ट्रेन रिड्यूस होता है। अब साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। सबसे कॉमन है हाइपोटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। पेशेंट को डिजीनेस या लाइट हेडेडनेस फील हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाइपरकैलेमिया, यानी पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है, जो डेंजरस हो सकता है। कुछ केसेस में रिनल इंपेयरमेंट भी हो सकती है और जनरल सिम्टम्स में फटीग या वीकनेस भी देखी जाती है। अब बात करते हैं नर्सेज रोल। सबसे पहला, ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करना। दूसरा, सीरम पोटेशियम लेवल चेक करना। तीसरा, रीनल फंक्शन एसेस करना। और नर्स को पेशेंट में डिजीनेस या हाइपोटेंशन के साइंस ऑब्जर्व करने चाहिए। पेशेंट एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर पोटेशियम लेवल हाई हो तो लो पोटेशियम डाइट एडवाइज की जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंट सेफ्टी इंश्योर करना, जैसे फॉल्स प्रिवेंट करना, स्पेशली जब डिजीनेस हो। अब हम बात करते हैं एआरबीज यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की। इन ड्रग्स की एक खास बात है ये कि सबके नाम सार्टन से एंड होते हैं, जैसे लोसार्टन, वालसार्टन, डेल्मिसार्टन। इसको याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक है, सार्टन स्टॉप एंजियोटेंसिन रिसेप्टर टाइट एक्शन नाउ। अब हम बात करते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स की। एंटी एरिथमिक ड्रग्स वो मेडिकेशंस होती है जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स यानी एरिथमियाज को ट्रीट और प्रिवेंट करती है। जैसे जब हार्ट का रिदम इरेगुलर हो जाता है, कभी फास्ट कभी स्लो या इरेगुलर, उस कंडीशन को एरिथमिया कहते हैं। ये ड्रग्स हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करके नॉर्मल रिदम मेंटेन करती है। एंटी एरिथमिक ड्रग्स को हम चार क्लास में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्शन ऑन कार्डियक आयन चैनल्स। क्लास वन, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ये ड्रग्स सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, डिपोलराइजेशन स्लो हो जाता है। इसके तीन सब टाइप्स होते हैं, वन ए क्विनिडीन प्रोकेनामाइड, वन बी लिडोकेन फेनेटोइन, वन सी हेलिकेनाइड और प्रोफेनॉन। क्लास टू, बीटा ब्लॉकर। ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं, हार्ट रेट और कंडक्शन डिक्रीज होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें, प्रोपेनोल और मेटाप्रोलोल। क्लास थ्री यानी कि पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स, ये पोटाशियम चैनल ब्लॉक करते हैं, रिपोलराइजेशन डिले होता है, एक्शन पोटेंशियल प्रोलॉन्ग हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, एमियोडारोन और सोटेलॉल। क्लास फोर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक करते हैं, स्पेशली एवी नोड कंडक्शन स्लो होता है। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, वेरापेमिल, डिल्टियाजियम। इस डायग्राम में फेजेस 0 से 4 दिखाए गए हैं जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। हर क्लास अपनी स्पेसिफिक आयन चैनल पे एक्ट करके रिदम कंट्रोल करती है। एंटी एरिथमिक ड्रग्स का यूज एब्नॉर्मल हार्ट रिदम्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, ब्रेड एरिथमियाज, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शंस। इन सब कंडीशंस में एंटी एरिथमिक ड्रग्स का मेन एम होता है नॉर्मल साइनस रिदम को रेस्टोर करना और मेंटेन करना।
एंटी एरिथमिक ड्रग्स हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉडिफाई करके काम करते हैं, मेनली आयन चैनल्स को अफेक्ट करके। आयन चैनल कंसेप्ट, ये ड्रग्स मेनली सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती है। इससे हार्ट की डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन चेंज होती है। क्लास 1 सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ये सोडियम चैनल्स ब्लॉक करके इससे डिपोलराइजेशन स्लो होती है और कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। क्लास 2 बीटा ब्लॉकर्स, ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं, हार्ट रेट कम होता है, एवी नोड कंडक्शन स्लो हो जाता है। क्लास 3 पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, ये रिपोलराइजेशन प्रोलॉन्ग करते हैं, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाता है। क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये कैल्शियम चैनल आयन ब्लॉक करते हैं, एवी नोड कंडक्शन स्लो होता है। एंटी एरिथमिक ड्रग्स इफेक्टिव होते हैं, लेकिन इनके कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो मॉनिटरिंग रिक्वायर रखते हैं। ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, प्रोएरिथमिया, डिजीनेस, फटीग, ऑर्गन टॉक्सिसिटी, एमियोडेरोन मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। इसलिए एंटी एरिथमिक ड्रग्स यूज करते हैं वक्त रेगुलर ईसीजी मॉनिटरिंग और ऑर्गन फंक्शन असेसमेंट जरूरी है। एंटी एरिथमिक ड्रग्स के एडमिनिस्ट्रेशन में नर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये ड्रग्स डायरेक्टली हार्ट रिदम को अफेक्ट करती है। पहला कंटिन्यूस ईसीजी मॉनिटरिंग, दूसरा हार्ट रेट और बीपी चेक, तीसरा ऑब्जर्व फॉर न्यू एरिथमियाज, चौथा एसेस सिम्टम्स, पांचवा ऑर्गन फंक्शन मॉनिटरिंग और करेक्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पेशेंट एजुकेशन, thus proper monitoring, timely intervention और patient education ensure safe और effective use of antiarrhythmic drugs। एसी इनहिबिटर्स यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स है। ये ड्रग्स एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से ब्लॉक करते हैं। कंसेप्ट लाइन है, एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है जो ब्लड वेसल को नैरो करता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। लेकिन जब एसी इनहिबिटर इस कन्वर्जन को ब्लॉक कर देते हैं तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनता, इससे ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाते हैं, यानी वेसोडाइलेशन होती है और फाइनली ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। कॉमन एसी इनहिबिटर्स इंक्लूड एनालाप्रिल, लिसोनोप्रिल, रमिप्रिल, कैप्टोप्रिल और पेरिनोडोमप्रिल। ये सब ड्रग्स बीपी कंट्रोल और हार्ट फेलियर मैनेजमेंट में यूज होते हैं। एसी इनहिबिटर्स के मेन इंडिकेशंस है हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर और पोस्ट एमआई। ये डायबिटिक न्यूरोपैथी और क्रोनिक किडनी डिजीज में भी किडनी प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं। एसी इनहिबिटर्स रास सिस्टम पे एक्ट करते हैं। ये एसी एंजाइम को इनहिबिट करके एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। इससे वेसोडाइलेशन होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, एल्डोस्टेरोन कम होने से सोडियम और वाटर रिटेंशन भी डिक्रीज होता है। साथ ही ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज होता है जो वेसोडाइलेशन करता है और कभी-कभी कफ के कॉज भी बनता है। फाइनल इफेक्ट की बात करें, बीपी कम होता है और कार्डियक वर्कलोड भी रिड्यूस हो जाता है। एसी इनहिबिटर्स के कॉमन साइड इफेक्ट्स, ड्राई कफ जो वेरी कॉमन होता है, हाइपोटेंशन, हाइपरकैलेमिया, एंजियोएडिमा, डिजीनेस। उसका इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करना, सीरम पोटेशियम और रेनल फंक्शन, स्पेशली क्रिएटिनिन चेक करना जरूरी है। पेशेंट में ड्राई कफ ऑब्जर्व करना, एंजियोएडिमा जैसे सीरियस साइंस। पेशेंट्स को एजुकेट करें कि ड्रग सडनली स्टॉप ना करें और हाइपोटेंशन की वजह से फॉल रिस्क होता है, इसलिए पेशेंट सेफ्टी इंश्योर करनी है। ये एसी इनहिबिटर्स है और इनका इजी आइडेंटिफिकेशन है कि इनके नाम प्रिल से एंड होते हैं। एक सिंपल ट्रिक याद रखने के लिए, प्रिल मतलब प्रेशर रिड्यूस इमीडिएटली लो। एग्जांपल्स की बात करें, एनालाप्रिल, लिसोनोप्रिल और रेमिप्रिल। इसे एग्जाम्स में याद रखना और आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। अब बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स की। बीटा ब्लॉकर्स वो ड्रग्स हैं जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स मेनली B1, बीटा 1 और बीटा 2 को ब्लॉक करते हैं। बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में होते हैं, जब ये ब्लॉक होते हैं तो हार्ट रेट कम हो जाता है। इससे कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होता है, मतलब हार्ट कम वर्कलोड के साथ काम करता है। फाइनल रिजल्ट बीपी कम हो जाता है, इसलिए बीटा ब्लॉकर्स हाइपरटेंशन और कार्डियक कंडीशंस में यूज होते हैं। अब कुछ कॉमन यूज्ड बीटा ब्लॉकर्स देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रोपेनोलॉल, दूसरा एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल और कार्बिडोलॉल। बीटा ब्लॉकर्स के मेन इंडिकेशन हाइपरटेंशन यानी बीपी को लो करना, डिक्रीज कंट्रोल करना, एंजाइना, एरिथमियाज, हार्ट फेलियर, पोस्ट एमआई।
बीटा ब्लॉकर्स बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं मेनली हार्ट में। इससे हार्ट रेट कम होता है, कंट्रैक्टिलिटी कम होती है और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है। किडनी में रेनिन रिलीज कम होता है जिससे बीपी फर्दर रिड्यूस होता है। एवी नोड कंडक्शन स्लो होती है, इससे एरिथमियास कंट्रोल होते हैं। फाइनल इफेक्ट बीपी कम, हार्ट वर्कलोड कम और रिदम कंट्रोल होता है। बीटा ब्लॉकर्स के कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट रेट स्लो हो जाना, हाइपोटेंशन, ब्रोंकोस्पाज्म, फटीग या वीकनेस, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। नर्सिस का रोल है हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना। अगर पल्स 60 से कम हो ड्रग होल्ड करनी है एज पर ऑर्डर। ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन के साइंस ऑब्जर्व करने हैं। ब्रीदिंग डिफिकल्टी या ब्रोंकोस्पाज्म असेस करना है। ड्रग को सडनली स्टॉप नहीं करना, रिबाउंड रिस्क हो सकता है। पेशेंट को प्रॉपर एजुकेशन देनी है कंप्लायंस और फॉलोअप के लिए और सेफ्टी इंश्योर करनी है डिजीनेस और फॉल्स प्रिवेंशन के लिए। बीटा ब्लॉकर्स के ड्रग्स मोस्टली ओलॉल से एंड होते हैं। इजी ट्रिक याद रखने के लिए लॉल लो हार्ट रेट एग्जांपल प्रोपेनोलॉल, एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल और बिसोप्रोलॉल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वो ड्रग्स है जो कैल्शियम आयन के एंट्री को ब्लॉक करते हैं और कार्डियक और स्मूथ मसल्स में। इससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और वेसोडाइलेशन होता है और हार्ट की एक्टिविटी रिड्यूस रिड्यूस हो जाती है। Important calcium channel blockers हैं verapamil, diltiazem, amlodipine, nifedipine और felodipine। याद रखने का ट्रिक डिपीन ड्रग्स मेनली वेसोडाइलेशन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज होते हैं हाइपरटेंशन और एंजाइना में। एरिथमिया जैसे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया एट्रियल फिब्रिलेशन में भी काम आते हैं। साथ ही कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म और रेनॉल्ड्स फिनोमेना में भी यूज होते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एल टाइप कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक करते हैं। इससे हार्ट और स्मूथ मसल्स में कैल्शियम एंट्री कम हो जाती है। रिजल्ट क्या मिलता है? वेसोडाइलेशन होता है और बीपी डिक्रीज होता है। ये हार्ट कंट्रैक्टिलिटी को भी कम करते हैं, स्पेशली वेरापेमिल और डिल्टियाजिम। एवी नोड कंडक्शन स्लो होती है जो एरिथमियाज कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फाइनल इफेक्ट बीपी कम, हार्ट वर्कलोड कम और रिदम कंट्रोल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करें पेरिफेरल एडिमा, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, स्लो हार्ट रेट, कॉन्स्टिपेशन और डिजीनेस। नर्स की रोल का बात करें सबसे पहला ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर करना, हार्ट रेट चेक करनी है, एंकल एडिमा एसेस करना है, ज़रूरत पड़े तो ईसीजी मॉनिटरिंग करें। पेशेंट को ड्रग कंप्लायंस के बारे में एजुकेट करना है और स्लो पोजीशन चेंज एडवाइस करनी है ताकि फॉल्स प्रिवेंट हो सके। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स याद रखने का इजी ट्रिक वेरी डेड एनिमल्स नेवर फाइट। वी वेरापेमिल, डी डिल्टियाजिम, ए एम्लोडिपिन, एन निफेडिपिन, एफ फेलोडिपिन। बस इस एक लाइन से सारे इंपॉर्टेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स याद। स्टेटन्स वो ड्रग्स है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ये लिवर में एचएमजी सीओए रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसका रिजल्ट होता है एलडीएल डिक्रीज और हार्ट रिस्क कम। कॉमन स्टेटन्स याद रखने के लिए एटोरोस्टेटिन, सिमवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, प्रेवास्टेटिन और लोवास्टेटिन, इन सब का काम सेम है, कोलेस्ट्रॉल कम करना। स्टेटिन्स के मेन इंडिकेशंस हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी आर्टरी डिजीज। साथ ही एमआई और इस्केमिक स्ट्रोक प्रिवेंशन में भी यूज होते हैं। स्टेटिन्स लिवर में HMG-CoA रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल बनाने का मेन एंजाइम होता है। इससे लिवर में कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन कम हो जाता है। फिर एलडीएल रिसेप्टर्स इंक्रीज होते हैं जो ब्लड से एलडीएल हटा देते हैं। फाइनल रिजल्ट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम और प्लेक फॉर्मेशन प्रिवेंट हो जाती है। स्टेटन्स के कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करें मसल पेन, लिवर एंजाइम एलिवेशन, रैप्डोमायोलाइसिस, फटीग या वीकनेस, जीआई अपसेट। स्टेटिन थेरेपी में नर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिपिड प्रोफाइल मॉनिटर करते हैं। साथ ही लिवर फंक्शन टेस्ट चेक करना जरूरी होता है क्योंकि स्टेटिस हेपेटोटॉक्सिटी कॉज कर सकते हैं। पेशेंट में मसल पेन या वीकनेस असेस करते हैं। अगर रैप्डोमायोलाइसिस के साइंस मिलते हैं जैसे डार्क यूरिन या सीवियर मसल पेन तो इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। पेशेंट एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकेशन कंप्लायंस इंश्योर करना। फाइनली एक सिंपल ट्रिक याद रखने के लिए स्टैटिन स्टैटिन का मतलब है स्टॉप द आर्टरी ट्रबल इन नो टाइम। ये ड्रग्स आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने से रोककर कार्डियोवास्कुलर डिजीज प्रिवेंट करते हैं।
अब हम बात करते हैं डाययूरेटिक्स की। डाययूरेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करती हैं। ये किडनीज में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के एक्सक्रीशन को प्रमोट करती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि बॉडी का एक्सेस फ्लूइड कम हो जाता है और इसी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में और एडिमा रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। अब हम कॉमनली यूज्ड डाययूरेटिक्स ड्रग्स देखते हैं। सबसे पहले फ्यूरोसमाइड, ये एक लूप डाययूरेटिक होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, ये थायजाइड डाययूरेटिक होता है। फिर स्पाइरोनोलैक्टोन, ये पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक है। और लास्ट में मैनिटोल, ये ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है। अब हम डाययूरेटिक्स के इंडिकेशंस देखते हैं, यानी किन कंडीशंस में इनका यूज होता है। हाइपरटेंशन, एडीमा, हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडीमा, किडनी डिसऑर्डर। अब हम डाययूरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं। डाययूरेटिक्स किडनीज पर एक्ट करते हैं और सोडियम और वाटर की reabsorption को ब्लॉक करके यूरिन आउटपुट इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले लूप डाययूरेटिक्स जैसे फ्यूरोसमाइड, यह लूप डाययूरेटिक लूप ऑफ हेनले पर एक्ट करते हैं और सोडियम क्लोरीन reabsorption को ब्लॉक करते हैं, जिससे स्ट्रॉन्ग डाययूरेसिस होती है। नेक्स्ट थायजाइड डाययूरेटिक्स जैसे हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, ये डिस्टल ट्यूब्यूल पर एक्ट करते हैं और मॉडरेट सोडियम और वाटर लॉस करवाते हैं। थर्ड, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स जैसे स्पिरिनोलैक्टोन या एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक करते हैं, जिससे सोडियम रिटेंशन कम होता है और पोटेशियम सेव होता है। और लास्ट, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स जैसे मैनिटोल, ये ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करके वाटर को यूरिन में पुल करते हैं। फाइनल इफेक्ट ये होता है कि यूरिन आउटपुट बढ़ता है, जिससे बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम कम होता है और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। अब साइड इफेक्ट्स देखते हैं। डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोकैलेमिया, हाइपोटेंशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, डिजीनेस। अब हम नर्स का रोल डिस्कस करते हैं डाययूरेटिक्स थेरेपी में। सबसे पहला, यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना, आई इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करना। सेकंड, ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करना क्योंकि हाइपोटेंशन का रिस्क होता है। थर्ड, इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, एसपीटी, सोडियम और पोटेशियम को एसेस करते रहना है। नर्स को डिहाइड्रेशन के साइंस जैसे ड्राई माउथ और डिजीनेस ऑब्जर्व करने चाहिए। साथ ही डेली बॉडी वेट मॉनिटर करना है। पेशेंट एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट, ड्रग मॉर्निंग में देना चाहिए ताकि नाइट में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन डिस्टर्ब ना हो। डायरेक्ट्स को याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक यूज कर सकते हैं, लो ही स्पाईमैन। लो का मतलब है लूप डायरेक्टरी जैसे फ्यूरोसमाइड, हाई का मतलब हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड जो थाइजाइड ग्रुप में आते हैं। स्पाई का मतलब स्पिरिनोलैक्टोन जो पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक है। और मैन का मतलब मैनिटोल जो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है। अब हम बात करते हैं वेजोडाइलेटर्स की। वेजोडाइलर्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है। इस रिलैक्सेशन की वजह से वेसल्स वाइड हो जाती है, जिसे हम वेजोडाइलेशन कहते हैं। जब आर्टरीज और वेन्स वाइडन होती है तो ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। अब हम देखते हैं कॉमनली यूज्ड वेसोडाइलेटर ड्रग्स की। नाइट्रोग्लिसरीन, हाइड्रोलाजीन, सोडियम नाइट्रोक्साइड, आइसोसोर्बाइड, सोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्राइट। अब हम बात करते हैं वेसोडाइलेटर्स के इंडिकेशंस की। एंजाइना पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडिमा। ओवरऑल वेसोडाइलेटर्स का मेन रोल है ब्लड फ्लो इंप्रूव करना और हार्ट का लोड कम करना। अब हम बात करते हैं वेसोडाइलेटर्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ये ड्रग्स डिफरेंट पाथवेज से ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म है नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज। ड्रग्स जैसे नाइट्रोग्लिसरीन और सोडियम नाइट्रोक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती हैं, जिससे सीजीएमपी इंक्रीज होता है। सीजीएमपी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे वाइजोडाइलेशन होती है। सेकंड मैकेनिज्म है डायरेक्ट आर्टीरियल डायलेशन जैसे हाइड्रोलाजीन। ये डायरेक्टली आर्टीरियोल्स को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। थर्ड है वीनस डायलेशन मेनली बाय नाइट्रोग्लिसरीन। इससे वीनस रिटर्न कम होता है और अल्टीमेटली हार्ट का वर्कलोड रिड्यूस होता है। फाइनल इफेक्ट क्या मिलता है? ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि ब्लड वेसल्स वाइडन होती है, जिससे बीपी कम होता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और हार्ट का वर्कलोड डिक्रीज होता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें, हेडेक, हाइपोटेंशन, डिजीनेस, फ्लशिंग रिफ्लेक्स, टैकीकार्ड देखने को मिल सकता है। अब नर्स का क्या रोल है? मॉनिटर करना है, बीपी को मॉनिटर करना है, एसेस हार्ट रेट और रिदम को एसेस करना, ऑब्जर्व करना, हाइपोटेंशन, डिजीनेस, हेडेक, एडमिनिस्टर करना। ड्रग्स, कुछ ड्रग जैसे एंटीजी, उसको हम सबलिंगुअली देते हैं। की पेशेंट इन स्पाइन पोजीशन, पेशेंट को एजुकेट करना है और मॉनिटर करना है रेस्पॉन्स ऑफ थेरेपी को।
अब हम बात करते हैं थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी की। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें ड्रग्स यूज की जाती हैं एग्जिस्टिंग ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए। ये ड्रग्स बॉडी के फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है। इस प्रोसेस में प्लाज्मोजन कन्वर्ट होके प्लाज्मिन बनता है जो फाइब्रिन को तोड़ता है और क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है। इजी लाइन मतलब इजी लाइन में समझेंगे, सिंपल वर्ड्स में, ये ड्रग्स क्लॉट को तोड़कर ब्लड फ्लो रेस्टोर करती हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन यूज्ड थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। सबसे पहला है स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये एक ओल्डर ड्रग है जो प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करके क्लॉट डिसॉल्व करता है, लेकिन इसमें एलर्जिक रिएक्शंस का रिस्क होता है क्योंकि ये बैक्टीरियल ओरिजिन का है। नेक्स्ट है एल्टिप्लेस। ये एक टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है जो ज़्यादा स्पेसिफिक है और डायरेक्टली क्लॉट साइट पर काम करता है, इसलिए ये स्ट्रोक और एमआई में कॉमनली यूज होता है। लास्ट है डिनेक्टेड प्लेस। ये एल्टिप्लेस का मॉडिफाइड वर्जन है जिसका हाफ लाइफ ज़्यादा होता है। इसका एडवांटेज है कि इसे सिंगल बोनस डोज में दिया जाता है। स्मार्ट इन सब ड्रग्स का मेन एम है क्लॉट को डिसॉल्व करके ब्लड फ्लो रेस्टोर करना। अब हम देखते हैं थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये ड्रग्स प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करके प्लाज्मिन में कन्वर्ट करते हैं। प्लाज्मिन एक पावरफुल एंजाइम है जो फाइब्रिन क्लॉट को तोड़ देता है। जैसे ही फाइब्रिन ब्रेक डाउन होता है ब्लड क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है और इससे ब्लॉकेड वेसल में ब्लड फ्लो वापस रिस्टोर होता है। अब हम देखते हैं थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी की इंडिकेशंस की। सबसे कॉमनली यूज होता है एक्यूट एमआई में इस्केमिक स्ट्रोक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। साइड इफेक्ट्स की बात करें, ब्लीडिंग मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन और एलर्जिक रिएक्शन स्पेशली स्ट्रेप्टोकाइनेस। अब हम बात करते हैं नर्स के रोल की ड्यूरिंग थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, जो पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, नर्स को थेरेपी से पहले पेशेंट का असेसमेंट करना होता है, स्पेशली कंट्राइंडिकेशन चेक करना जैसे एक्टिव ब्लीडिंग रिस्क। थेरेपी के दौरान वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं। नर्स को कंटिन्यूसली ब्लीडिंग के साइंस ऑब्जर्व करते रहना है। एमआई पेशेंट्स में कंटिन्यूस ईसीजी मॉनिटरिंग, स्ट्रोक पेशेंट्स में न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट इंपॉर्टेंट है। आईवी लाइन को केयरफुली मेंटेन किया जाता है और अननेसेसरी इंजेक्शंस अवॉइड किए जाते हैं। साथ ही इमरजेंसी इक्विपमेंट और एंटीडोट्स रेडी होने चाहिए इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। और लास्ट में नर्स पेशेंट और फैमिली को ब्लीडिंग प्रिकॉशंस के बारे में एजुकेट करती है। इसको याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक, थ्रोम्बोलाइसिस। थ्रोम्बस ब्रेक्स ओनली इन स्ट्रोक एंड एमआई, यानी ये ड्रग्स मेनली यूज होते हैं स्ट्रोक, मायोकार्डियल इंफेक्शन और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो गाइज, ये था हमारा आज का टॉपिक, थ्रोम्बोलाइटिक्स इन कार्डियक केयर, और जितने भी हमने कार्डियक मेडिकेशंस पढ़े। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइन मुझे मोटिवेट करता है और आप तक और वैल्यूएबल कंटेंट लाने में हेल्प करता है। अपने फ्रेंड्स और नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए ताकि सबको फ़ायदा हो। अगर कोई डाउट हो या आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। और अगर आप नर्सिंग में मास्टरी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। दिस इज साहिल साइनिंग ऑफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बिकम ए नर्सिंग मास्टरी प्रो।